गुड इवनिंग सर। गुड आवाज इवनिंग सर। गुड इवनिंग नंदिनी जी, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौतम जी। तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं, दो टर्म्स हमारे पास आते हैं। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। जीडीपी वाला चैप्टर आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया है कि जो जीडीपी है ये इंडिकेटर है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी देश की देखनी है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर देश का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है उस देश में उत्पादन कितना हो रहा है, वो देश कितना कमा रहा है। तो कमाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू उत्पादन, और उत्पादन कौन बता रहा है? जीडीपी बता रहा है। तो जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। जनरली एक लेमैन को, जो ज्यादा नहीं जानता है, जिसने पढ़ा नहीं है इकोनॉमिक्स, उन लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलप या तो सिनोनिमस लगता है, एक जैसा लगता है, या वो सोचते हैं कि ये मिलती जुलती चीजें हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को समझना है आज। और हम लोग ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक है, और अगर अलग अलग है तो दोनों में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बोले तो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया आर्थिक विकास। यहां पर हम लोग देखें अगर, तो क्वालिटेटिव कंसेप्ट का मतलब ये हो गया, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि ये केवल मात्रा पर ध्यान देता है। यानी कि ये केवल ये देखता है कि किस देश का जीडीपी ज्यादा है, किस देश का जीडीपी कम है। अगर किसी देश का जीडीपी ज्यादा है और बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर किसी देश का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम बोलते हैं कि उस देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है। यानी कि कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम उसकी जीडीपी की क्वांटिटी, जीडीपी की वैल्यू को देख कर डिसाइड करेंगे। हम किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को ये देख के जज नहीं करेंगे कि उस देश के लोग कितने खुश हैं। अब एक व्यक्ति है, उसका ये घर है, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसका भी ये घर है। ठीक, दोनों के घर के बाहर दुकानें हैं और ये दोनों लोग दुकान में सामान बेचते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति रोज 5,000 रुपए का सामान बेचता है, और ये व्यक्ति 5,000 रुपए का सामान बेचता है। ये व्यक्ति रोज केवल 2,000 रुपए का सामान बेचता है। तो हम क्या बोलेंगे कि किस व्यक्ति की वृद्धि दर ज्यादा है, कौन सा व्यक्ति जो है वो संपन्न है? 5,000 वाला। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, 5,000 वाला। ये व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है, ये उससे उसने जल्दी से एक गाड़ी खरीद ली और एक मंजिल का मकान और बना लिया। तो अगल बगल जो उस मोहल्ले से गुजर रहे हैं और दोनों के घर के सामने से गुजर रहे हैं, किसको देख के कहेंगे यार ये बहुत ग्रो कर रहा है? ए। ए को। बी को कहेंगे यार ये ग्रो ही नहीं कर रहा। लेकिन ए के घर में 5,000 रुपए आने के बावजूद भी ए रोज शराब पी के आता है और अपने बीवी और बच्चों को खूब मन भर के मारता है। एक के घर से रोज रात को गाली गलौज की आवाजें आती हैं। एक के घर के बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, इससे एक को कोई मतलब नहीं। एक की बीवी हमेशा बीमार रहती है। वहीं बी जो 2,000 रुपए कमाता है, ये रोज घर में शाम को बढ़िया तरीके से रहता है, इसके बीवी भी खुश है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बीवी भी रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, रोज ये लोग घूमने फिल्म देखने जाते हैं। तो कौन ज्यादा खुश है? बी। बी। कौन ज्यादा डेवलप माना जाएगा? बी। बी। सर बी। तो हम यहां पर केवल ग्रोथ देखते हैं। किसी भी देश की जीडीपी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश की जनता खुश भी होगी। डेवलपमेंट में हम ग्रोथ के साथ साथ सोशल,
और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो खुशी को दर्शाते हैं, जनता के डेवलपमेंट को दर्शाते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम सोशल और इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल चीजों को भी कंसीडर करते हैं। तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा चीजों को कंसिडर करता है। वो जीडीपी के साथ साथ ये देखता है कि क्या देश के लोग खुश हैं, क्या देश के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही हैं, क्या देश में शिक्षा का, मनोरंजन का और दूसरे मूलभूत सुविधाओं का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। और यहाँ पर वो देश कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी जीडीपी उसकी ज्यादा है, अगर उस देश की जनता रो रही है, उस देश के बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे हैं, उस देश के लोगों को बीमार होने पर अच्छा और सस्ता इलाज नहीं मिल रहा है, उस देश की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, नदियों पर पुल नहीं है, ट्रेनें सही समय पर नहीं चल रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, केवल ग्रो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, खुशियां नहीं कमा रहा है। तो पहले जो समय था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ही मेन चीज माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे लोग चीजों को जानते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही अब इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। क्लियर? ठीक है, मुझे बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा नैरो कौन है और ज्यादा वाइड कंसेप्ट कौन सा है? तो बहुत नैरो है हाँ, और डेवलपमेंट वाइड है। बिल्कुल सही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट का मतलब है इसका जो दायरा है वो सीमित है। ये केवल जीडीपी को देखेगा और बता देगा कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि इसका जो दायरा है वो विस्तृत है। ये केवल ग्रोथ या केवल जीडीपी को नहीं देखता, ये एक 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 समेकित निगाह से सब चीजों को देखता है कि ग्रोथ के साथ साथ क्या सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मूलभूत सुविधाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह, जो हम लोगों ने बातें अभी डिस्कस की। तो मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो वाइड कंसेप्ट है, जो लोगों की खुशियों को भी ध्यान में रखता है। और हमारा पड़ोसी देश भूटान तो एक कदम आगे निकल गया है। वो तो हैप्पीनेस के आधार पर अपनी इकोनॉमी को मेजर करना शुरू कर चुका है। वो जीडीपी और जीएनपी नहीं निकालता, वो जीएनएच निकालता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसके बारे में भी बात करेंगे चल के आगे। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। तो आप, नहीं सर, मुझे ठीक लग है। रहा है कि मोटे तौर पर ये समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली क्या है? ये है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जीडीपी में होने वाली वृद्धि को बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं कि नेशनल इनकम हो गई या पर कैपिटा इनकम हो गई, ये जीडीपी से ही निकले हुए कंसेप्ट हैं, है ना। जीडीपी से ही या जीडीपी के ही अलग अलग अवयव हैं जिनको नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के नाम से जाना जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इंक्रीज इन प्रोडक्शन देखते हैं और जीडीपी को थोड़ा सा एडजस्ट करके नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालते हैं और देखते हैं कि देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही होती है तो हम कहते हैं हमारा देश क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है। लेकिन जीडीपी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में से भी जो पर कैपिटा इनकम है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेहतर मेजर माना जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है उससे हम एक आकलन कर सकते हैं कि जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्योंकि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें हम मोटे तौर पर औसतन अंदाजा लगाते हैं कि देश के प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की औसत आय क्या है, मोटे तौर पर मोटा मोटा अंदाजा ही लगता है। तो हम ये मान सकते हैं उसको देख के कि लिविंग स्टैंडर्ड में कितना परिवर्तन आ रहा है।
वैसे ये रियलिटी नहीं बताता है, क्योंकि पर कैपिटल का हमारे देश के भी खूब है, लेकिन लोगों की वास्तविक आय अधिकांश जनता की क्या है ये सब जानते हैं। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अलग अलग टर्म्स में, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है को डिनोट करता है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, यानी कि अगर किसी दो देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करना हो तो हम उनकी रियल नेशनल इनकम को कंपेयर करेंगे, यानी कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि केवल जीडीपी में इंक्रीज हुई है इस आधार पर हम नहीं बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। जीडीपी में जो इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है, या नेशनल इनकम जो जीडीपी का एक अवयव है, उसमें अगर जो वृद्धि हो रही है तो वह वृद्धि कैसी होनी चाहिए? कंस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल के 2 महीने जीडीपी खूब बढ़ गई, खूब उत्पादन कर लिया, और बाकी जो 10 महीने हैं उनमें उत्पादन जीरो है। तो ये जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करेगा। जो भी वृद्धि हो वो कंस्टेंट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, यानी कि सस्टेन्ड इंक्रीज, लगातार होने वाली वृद्धि को, जीडीपी की वृद्धि को ही कंसिडर कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में। टेम्परेरली अगर जीडीपी बढ़ गया है, साल के 2 महीने जीडीपी बढ़ गया, तो इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी बात, जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है, अच्छा कोई व्यक्ति अगर ज्यादा पैसा कमाता है, देखिए पैसा दिखने लगता है ना। अगर कोई व्यक्ति अमीर हो रहा है तो वो दिखाई पड़ेगा कि इसके पास पैसा आना शुरू हो गया है, उसको समझ में आ जाएगा देख के ही कि ये आदमी पैसे वाला हो रहा है, इसकी इनकम बढ़ रही है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। पैसा दूर से बताता है कि आ गए हैं हम, है ना। तो ऐसे ही अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो वो अपने साथ कई चीजें लेके आएगी। जब हमारे पास पैसा आना शुरू होता है तो हम अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, हम अपने लिए मकान अच्छा ले लेते हैं, अच्छा खाने लगते हैं, अच्छी गाड़ियां हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जीडीपी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब क्या है? उस देश में इंक्रीज हुआ है, किसमें? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बड़ी होगी, है ना। प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी होगी तभी तो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या है कि उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा, बुनियादी जो ढांचा है वो बेहतर हुआ होगा। कि लाइट ही नहीं आती, तो लाइट ही नहीं आएगी तो प्रोडक्शन कहाँ से कर लोगे? सड़कें ही नहीं अच्छी हैं, जब सड़कें ही नहीं अच्छी हैं तो माल फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा, बिकने ही नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन समय से नहीं हो पाएगा, है ना। तो जीडीपी वृद्धि हमारे साथ पीछे उसके साथ कई सारी चीजें हमें महसूस हो जाती है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो उस देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ा होगा, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा, उस देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंप्रूव हुआ होगा, उस देश में बिजली व्यवस्था सुधरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर हुआ होगा, तभी तो प्रोडक्शन कर पा रहा है। उस देश में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन हुआ होगा। तो एक देश का जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है वो ये सारी चीजें भी सामने लोगों के लेके आता है कि इन सब चीजों में भी डेवलपमेंट हुआ होगा। क्लियर? तो किसी भी देश में कैपिटल गुड्स का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल आगे प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, जिसमें मशीनें आ गई, फैक्ट्रीज की बिल्डिंग्स आ गई, गोदाम आ गए, सड़कें आ गई, पुल आ गए, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, है ना। किसी ने ट्रक खरीद लिया तो वो कैपिटल गुड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कैपिटल गुड का फॉर्मेशन हुआ होगा उस देश में। उस देश में टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन हुआ होगा, लेबर फोर्स बड़ी होगी, ह्यूमन कैपिटल बड़ी होगी, यानी कि ह्यूमन ऐसे लोग बड़े होंगे जो स्किल्ड होंगे,
ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के हम इन चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग खुश भी होंगे, है ना। ठीक है। यस सर। खुशी का आकलन, वो लोग खुश हैं, उनको भौतिक सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हमको देखना होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उसकी, डेवलपमेंट। कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप है कि नहीं डेवलप है। तो एक बात बताइए, क्या कोई देश बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिकली डेवलप हो सकता है? नो सर। नहीं हो सर। सकता। अभी हम लोगों ने ए और बी का एग्जाम्पल लिया था, अगर बी की इनकम शून्य होती, जीरो होती, तो क्या वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था? क्या वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेके घूमने जा सकता था? क्या उसकी वाइफ उसको अच्छा खाना बना के खिला सकती थी? क्या वो अपनी बीवी के बीमार पड़ने पर या खुद के या अपने बच्चों की बीमार पड़ने पर उनका इलाज करवा सकता था? नहीं नहीं। करवा सकता था। तो ऐसी दशा में क्या होता? ऐसी दशा में उसके घर में भी रोज लड़ाई शुरू हो जाती। उसकी बीवी कहती कुछ कमा के नहीं लाते हो, उसके बच्चे कहते कि हमारे पड़ोस के लोग तो घूमने जाते, हम तो घूमने ही नहीं जाते। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाता? झगड़ा फसाद शुरू हो जाता, है ना। तो या तो आजकल के जमाने में क्या होता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या इसी तरीके की और चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सही या गलत? सही है सर। सही है, सही है सर। है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि आर्थिक विकास क्या होता है? ये आर्थिक विकास होता है समाज के भौतिक कल्याण में वृद्धि होना, या इंग्लिश में लिख ले, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट in society's material well-being। ध्यान रखिए, आध्यात्मिक कल्याण से मतलब नहीं है। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी मटेरियलिस्टिक चीजों को ही पढ़ेगा, तो इसीलिए मटेरियल वेलबींग में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट, लगातार और स्थिर तरीके से इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वो देश इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। ठीक है। इकोनॉमिकली डेवलप होने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें भी वृद्धि या सुधार हो। तब हम कहेंगे कि वो देश कैसा है, वो देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। ठीक। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संकेतक क्या हैं? हम कैसे पता करेंगे कि ये देश इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? ग्रोथ तो हम जीडीपी का डाटा देख के पहचान देंगे। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए दुनिया भर की संस्थाएं अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के सूचकांक निकालती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक कौन कौन से हैं? ऐसे सूचकांक जैसे हमारे पास मानव विकास सूचकांक है। ये क्या है? ये इसके इंडिकेटर्स देख रहे हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। जैसे जेंडर गैप इंडेक्स। एक देश है, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, उस देश में पुरुषों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। उनको घर से बाहर निकलना मना है, उनको गाड़ी चलाना मना है,
उनको नौकरी करना मना है, वो घर से अगर अकेले निकलते हुए दिख गई तो उनको 100 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। क्या हम उस देश को विकसित बोल सकते हैं? नहीं सर। क्या बोलेंगे? दकियानूसी देश। तो यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि जेंडर के आधार पर भी समानता होनी चाहिए उस देश में। तो हम जेंडर से रिलेटेड सूचकांकों को भी देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के जो अधिकार हैं उनमें कहीं बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं। अंतर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों ही एक जैसे हैं, है ना। दोनों को ही बराबर मौका मिलना चाहिए, दोनों को ही बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जो समाज है उसने शुरुआत से बना रखा है कि महिलाएं जो हैं उनको, और वही चला आ रहा है। तो ये चीजें दूर होनी चाहिए और एक विकसित देश में ये अंतर न्यूनतम होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दुनिया में ये खत्म हो गया है, कितना भी विकसित देश हो ये अंतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन विकसित देशों में ये अंतर कम देखने को मिलता है। तो जेंडर गैप इंडेक्स भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। ठीक है। जैसे हमारे पास आता है भुखमरी सूचकांक, यानी कि गरीबी से संबंधित जो इंडेक्सेस हैं। जैसे भुखमरी सूचकांक आता है, जैसे कुछ सूचकांक ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि देश में इतने परसेंट लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और इतने परसेंट लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी जनसंख्या के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और अधिकांश जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये भी इनकम के असमान वितरण को दिखाती है। और इसका मतलब यह है कि जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं वो खुश नहीं है, वो दुखी हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये भी इकोनॉमिक लेस डेवलपमेंट को दिखाता है। तो गरीबी से संबंधित जो सूचकांक है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं। ऐसे ही अगर किसी देश का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत कम है, तो उसको देख के भी हम उस देश के विकसित होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो लिटरेसी रेट, मॉर्टेलिटी रेट, कौन से मॉर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, लोगों की औसत आयु, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। अगर ये ज्यादा है तो उसका मतलब है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब हैं। ठीक है। लिटरेसी रेट कम है तो शिक्षा का प्रसार नहीं है, शिक्षा का वो नहीं है। भुखमरी सूचकांक ज्यादा है, गरीबी से संबंधित सूचकांक ज्यादा है, इसका मतलब है इनकम का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें देख के हम पता कर सकते हैं कि कोई देश ज्यादा जीडीपी के बावजूद भी, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। क्लियर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ये इनकम की ग्रोथ के साथ साथ कई सारे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करता है। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंतर मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। यानी कि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक। तो कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो करेगा या कर रहा है कि नहीं, उसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे
नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। किसी एक ऐसे देश का या किसी एक ऐसे रीजन का नाम बताइए जो अपने प्राकृतिक, केवल प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही आज बहुत डेवलप्ड है। सऊदी अरब। सऊदी अरब, अरेबियन yes, कंट्रीज। कोई उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और आज से कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले तक घोर गरीबी से जूझ रहा इलाका वो था। फिर एक दिन वहां पर पेट्रोलियम रिजल्ट्स मिलते हैं, और पेट्रोलियम रिजल्ट्स मिलने के बाद उस इलाके के लोगों की किस्मत बदल जाती है, और आज दुनिया के सबसे धनी देशों में उस इलाके के देश आते हैं, है ना। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो किस वजह से हुई? नेचुरल रिसोर्सेस के वजह से हुई। किसी भी देश में, किसी भी इलाके में कितने बेहतर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसाइड करेगा। ज्यादा और अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज अगर होंगे तो देश के इकोनॉमिकली ग्रो करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बनिस्बत इसके कि उसमें नेचुरल रिसोर्सेज ना हो। तो एक देश जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो देश इकोनॉमिक ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं ही नहीं, उसके इकोनॉमिकली ग्रो होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? उपजाऊ भूमि, जंगल, ठीक है, नदियां, खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन, तेल और गैस भंडार, और सही जलवायु। सही जलवायु होना, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी या पूरे साल बारिश ही बारिश होती रहती है, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्राकृतिक संसाधन है, इनसे अगर कोई देश संपन्न है तो वो इकोनॉमिक ग्रो करेगा ज्यादा बेहतर तरीके से बनिस्बत उन देशों के जहां पर ये चीजें हैं ही नहीं। क्लियर? दूसरा है पूंजी निर्माण, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। कोई बता सकता है कैसे? बोलिए। नहीं बताएंगे? क्या सर? कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। कैसे? विदेशी आय से है इसका संबंध सर? आ, हो भी सकता है। मुझे पहले ये बता दीजिए कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पैसा बनाना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल गुड्स बनाना। तो कैपिटल ठीक गुड्स क्या है। होती हैं? जिनका इस्तेमाल करके और ज्यादा उत्पादन किया जा सके, है ना। जैसे एक व्यक्ति है, इसने एक दुकान खोली, इस दुकान से उसको आमदनी हो रही 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए पूरे खा जाता है। वहीं बी एक व्यक्ति है, उसने दुकान खोली, दुकान से इसको आमदनी हो रही है 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए में से 1,000 खा जाता है, और 4,000 रुपए इसने इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके एक और दुकान खोल ली। फिर इसने एक और दुकान खोल ली। किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा तेजी से होगी? बी की सर। बी की। तो ये क्या कर रहा है? ये और ज्यादा ऐसी चीजें बनाता जा रहा है जिससे उसको और ज्यादा आमदनी हो। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये केवल खाता जा रहा है और मोटा होता जा रहा है। ठीक है।
जबकि ये क्या कर रहा है, ये उस पैसे का इस्तेमाल करके ऐसी चीजों को बना रहा है जिनसे और ज्यादा उत्पादन आगे किया जा सके। ये मशीन खरीद दे रहा है, ये ट्रक का मालिक है तो उसने ट्रक से पैसे कमा के एक और ट्रक खरीद लिया, फिर एक और ट्रक खरीद लिया, फिर एक और ट्रक खरीद लिया, फैक्ट्रियां लगाता जा रहा है। तो जब हम कैपिटल गुड्स को में पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं और ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाते जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम पूंजी निर्माण कर रहे हैं। तो अगर किसी देश में ज्यादा पूंजी निर्माण हो रहा है तो उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा और अगर कोई देश ऐसा है जहां पर पूंजी निर्माण होता ही नहीं, तो उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कम हो। होगा। या फिर वो देश इकोनॉमिकली ग्रोथ की जगह निगेटिव ग्रोथ करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो बना रहा है वो खाता चला जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि जो पुराना रखा है वो भी खा जाएगा। तो पूंजी निर्माण से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रभावित होता है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से, टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा या टेक्नोलॉजी का बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना? जैसे एक व्यक्ति है, वो कपड़ा बुनता था, पहले वो कपड़ा बुनता था हथकरघे पे, हाथ से चलाने वाले हैंडलूम पर बुनता था कपड़ा। फिर उसने क्या किया, उसने एक लूम मशीन लगा ली, तो अब हथकरघे की जगह से वो बिजली से चलने वाली मशीन लेके आ गया। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ। अब ये ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा पहले के मुकाबले या उतना ही कर पाएगा? ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा। वो भी कम समय में करेगा, कम समय में ज्यादा और बेहतर उत्पादन कर पाएगा। इससे क्या होगा, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यही चीज देश के ऊपर लागू होती है। अगर देश टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करेगा, टेक्नोलॉजी उसकी बेहतर होगी तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और टेक्नोलॉजी अगर वो पुराने ही तरीके से काम करता रहेगा कि नहीं भाई दुनिया को आगे बढ़ने तो हम तो परंपरागत तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से हमारे बाप दादा करते थे, हम नहीं बदलेंगे, तो हम वहीं रह जाएंगे जहां पर हम थे। ठीक। टेक्नोलॉजी से भी कैपिटल फॉर्मेशन में फर्क पड़ता है। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हम अब अगर किसी देश के लोग ज्यादा शिक्षित हैं, किसी देश के लोग ज्यादा स्किल्ड हैं या कौशल संपन्न हैं, किसी देश के लोग ज्यादा फिट हैं, किसी देश के लोग ज्यादा यंग हैं, तो इस देश के इकोनॉमिकली ग्रो करने के चांसेस बेहतर होंगे या कम होंगे? बेहतर होंगे। बेहतर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है क्या कि हम बेहतर स्कूल खोलें, बेहतर यूनिवर्सिटीज खोलें, बेहतर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोलें और लोगों को कौशल से संबंधित ज्ञान प्रदान करें। इंजीनियर्स बनाएं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनाएं, अच्छे पढ़े लिखे जो प्रतिभावान लोग हैं उनको उत्पन्न करें, जिससे कि हमारे देश का क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। और ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप होगा तो ये लोग आगे चल के हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन आजकल कई सालों से, कई दशकों से एक समस्या है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म, है ना? यस सर। तो ब्रेन ड्रेन क्या हो गया कि हमारे देश में रह के अच्छी शिक्षा हासिल करी, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और जब बन गए तब चले गए कहाँ पर, अमेरिका, यस सर। ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो इससे क्या होगा, ब्रेन ड्रेन से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग जो यहाँ के उत्पादन में, यहाँ के ग्रोथ में योगदान देने जा रहे थे, वो कहाँ चले गए, दूसरे देश में जाकर विदेश। योगदान करने लगे। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि इन लोगों को इस लायक बनाने में संसाधन किसने खर्च किए? हमारे देश। तो एक तो हमारे देश का रिसोर्स वेस्ट हो गया,
और उस रिसोर्स वेस्ट होने के बाद वो लोग जाके अब दूसरे देश में वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने लगे, उस देश में उत्पादन करने लगे, उस देश को के जीडीपी में योगदान देने लगे, वहां की नागरिकता भी ले ली। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप है, ह्यूमन रिसोर्स को हम करेंगे विकसित, तो हमारे देश का विकास भी होगा अच्छा से। पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या होने से क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का? तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी कि कम होगी? कम हो। सर कम होगा। सर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम सर भी हो डिपेंड सकती करता है। है। बिल्कुल डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैसी है, किस तरह की है। हाँ, देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ वैसे तो नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाएंगे, लेकिन ज्यादा लोग जी होंगे तो ज्यादा कमा भी तो सकते हैं, यस सर। यस सर। है ना? तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अगर सही से उस पॉपुलेशन को मैनेज किया जाए तो वो देश इकोनॉमिकली डेवलप कर सकता है, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है चाइना, चाइना। है ना? तो यस अगर हम अपनी पॉपुलेशन हमारी ज्यादा भी है तो उससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम उस पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऊपर देख के आए, उनको कौशल या स्किलफुल करना पड़ेगा, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, उनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तब नुकसानदायक है जब वो जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर उसी पॉपुलेशन को हम एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर दें तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो लोग भले ही थोड़ा थोड़ा योगदान क्यों ना जीडीपी में दे, लेकिन वो कलेक्टिव योगदान बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो यस पॉपुलेशन सर। ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस देश की सरकार के द्वारा उस पॉपुलेशन को हार्नेस करने के लिए उस जन जन जो उसके पास जो एक पावर आ गई है, मैन पावर आ गई है, उस मैन पावर को यूटिलाइज करने के लिए वो क्या कर रहा है। हमारे देश में ही देखिए, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपको क्या लगता है ये किस लिए आई है? इसीलिए तो आई है कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम एक पॉजिटिव मोड़ दे सकें और इनको हम देश की मुख्य धारा में लाकर इस लायक बना सकें कि ये हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें, बनस्पत इसके कि वो बैठे बैठे खाएं और देश पर बोझ बने। ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी अगर हम पॉजिटिवली लें उसको, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगी? बढ़ाएगी। बढ़ने के लिए यस सर, और बढ़ाएगी। पॉपुलेशन कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेगी? कम करेगी। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर लिख लें, ये सरकार की नीतियों पर डिपेंडेंट है कि सरकार उसको कैसे डील कर रही है। ठीक है। यस इसी तरीके से तो ये जो चीजें हम लोगों ने देखी, जितने भी नाम हम लोगों ने लिखे अभी तक, ये सभी बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही हम कुछ फैक्टर्स ऐसे भी ले सकते हैं जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी को, वो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो अगला जो इसमें हेडिंग है वो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले गैर आर्थिक कारण या कारक। इसमें क्या क्या आएगा? राजनैतिक कारक। ठीक। हम अपने देश को अपने पड़ोस से कंपेयर करें, पाकिस्तान से, और केवल राजनीतिक स्थिति को कंपेयर करें अपने देश की और पाकिस्तान की, तो किस देश में राजनीतिक स्थिरता है? इंडिया में इन कंपेरेटिव इंडिया पाकिस्तान। में। हमारे देश में। तो आप अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और आपसे कहा जाए कि आप किस देश में अपनी फैक्ट्री या कंपनी स्टैब्लिश करना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? इंडिया। इंडिया, क्यों? क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्थिति है। स्टेबिलिटी है। राजनीतिक स्थिरता है।
तो जिस देश में राजनीतिक स्थिरता जितनी ज्यादा होगी, उस देश के ग्रो करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। हम इतिहास भी उठा के देखें, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, तब तब देश ने विकास किया है। वो चाहे गुप्त हो, वो चाहे मौर्य हो, वो चाहे सातवाहन हो, वो चाहे चोल हो, वो चाहे मुगल हो। हम मुगलों को कंपेयर कर लें दिल्ली सल्तनत वाले केस में, दिल्ली सल्तनत अगर मुगलों को ही कंपेयर करें तो दिल्ली सल्तनत में मुगलों के मुकाबले ना के बराबर आर्थिक, ना के बराबर स्थापत्य का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्थिरता ही नहीं थी, जबकि मुगलों में ये चीजें चरम पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्थिरता थी। तो राजनीतिक स्थिरता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये हो गया कि उस देश में सरकार स्थिर होनी चाहिए, पॉलिटिकल टर्मोइल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि तानाशाही तो नहीं है लेकिन सरकार बनती है, साल भर में गिर जाती है, फिर चुनाव होते हैं, फिर सरकार बनती है, फिर साल भर में गिर जाती है और नई सरकार आती है। तो यहाँ पर भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है, क्योंकि हर सरकार की जो नीतियां होती हैं वो बदल जाती हैं। तो आज से कुछ साल पहले जब हमारे देश में इस तरीके की सिचुएशन थी, हम देखें 5 साल में कई सारी सरकारें आके चली जाती थी। तो उस केस में आप देखिए देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। लोग देश छोड़ छोड़ के जाने भी लगे कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और ये नीतियां बदलते रहते हैं हमेशा, जो कभी हमारे लिए फायदेमंद होती हैं और कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। तो जो राजनीतिक स्थिरता है, ये राजनीतिक कारक के रूप में एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है। ऐसे ही सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर्स, खुला समाज और दकियानूसी समाज, किस प्रकार की सोसाइटी में ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं? खुले समाज में। खुले खुली समाज, समझ में। ना कि दकियानूसी समाज में। तो ये भी क्या है? ये भी एक हमारा इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। ऐसे ही शिक्षा, शिक्षा को हम इकोनॉमिक में भी शामिल कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, देश का आर्थिक विकास होने की संभावना उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, किस चीज के? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? हम्म, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सर ये आर्थिक वृद्धि बता रहे थे ना? हाँ, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सर ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये भी तो आर्थिक वृद्धि वाले ही है ना? हाँ, ये सब आर्थिक वृद्धि के। अभी हम लोग दो आर्थिक चीजें देख, विकास नहीं ना? नहीं अभी विकास नहीं। वैसे एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं नंदिनी जी कि क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के नहीं होगा, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो इनडायरेक्टली ये जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी हो गए। वहां पर फिट बैठे। क्योंकि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो इनको हम वहां भी लिख सकते हैं, दोनों ही केसेस में आ जाते हैं ये। यस। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम कुछ चीजें लिस्ट करेंगे हम लोग। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर पूछा जाए फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें भी आप ये चीजें लिख सकते हैं जो हम लोग अभी देख के आए। लेकिन प्राइमरीली ये इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही डिपेंडेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी फैक्टर्स बन जाते हैं। इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो तुरंत हमको बता देते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें कुछ समय के बाद दिखाई देने शुरू होते हैं, है ना। जैसे कोई चोट ऐसी होती है इसमें तुरंत दर्द शुरू हो जाता है, तो वो क्विक इंडिकेटर हो गया। और कुछ चोटें ऐसी होती जो उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन जब घर पहुंचे तो दर्द महसूस हुआ, तो लगा हाँ कहीं लगी होगी, है ना चोट। तो ये कैसे इंडिकेटर हैं? ये कुछ देर बाद नजर आने वाले इंडिकेटर, इनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला इंडिकेटर तो जीडीपी है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, जीडीपी के अलावा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो ये भी एक इंडिकेटर है कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी को पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बताइए। ये आयात निर्यात से संबंधित हाँ, नहीं है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरप्लस। कैसा सरप्लस? ट्रेड सरप्लस। और अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसको ध्यान रख लीजिएगा, इस पे अलग से भी सवाल आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है तो इसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं, और एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी परिस्थिति हमारे लिए अच्छी होती है? फिर सेकंड वाली, इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट ज्यादा ट्रेड हो, सरप्लस। एक्सपोर्ट कम हो। हिंदी में बताइए ट्रेड गौतम जी। सरप्लस। हाँ जी नदीम जी। सर गौतम जी, आयात हम मतलब ज्यादा करें और एक्सपोर्ट ज्यादा निर्यात इंपोर्ट कम कम। करें। अच्छा आपकी दुकान सर है गौतम जी, आप ज्यादा खरीदेंगे तब आपका फायदा होगा कि ज्यादा बेचेंगे तब आपका फायदा होगा? ज्यादा बेचेंगे तो। बेचेंगे। बेचने का मतलब एक्सपोर्ट, यस खरीदने सर। का मतलब इंपोर्ट। नंदिनी जी कुछ कह रही थी आप? सर वही सरप्लस वाला फायदेमंद होगा। हाँ, तो ये वाला जो पोजीशन है ये हमारे लिए कैसी है? फायदेमंद है। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, हम बेचे ज्यादा, हम निर्यात ज्यादा करें और हम आयात कम करें, यानी कि इंपोर्ट बोले तो आयात। तो जब हम निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे, तो ये ट्रेड सरप्लस होता है और ये किसी भी देश के लिए फायदेमंद होता है। इसमें एक फायदा ये भी होता है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो बढ़ता है, क्योंकि हमको फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट से मिल रही है, जबकि इंपोर्ट में हमको फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। तो ट्रेड सरप्लस अगर है तो वो देश के इकोनॉमिकली ग्रो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है, जबकि ट्रेड डेफिसिट अगर है तो ये एक तुरंत तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट लंबे समय तक बना रहा तो वो देश की इकोनॉमी को खोखला करना शुरू कर देगा, देश का फॉरेन रिजर्व खत्म होना शुरू हो जाएगा, और देश की जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यू कंपेरेटिवली धीमे 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 घटना शुरू होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उस देश की करेंसी बाकी दुनिया की करेंसी के मुकाबले बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी, और उस देश की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस बेहतर है, ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की पहचान होती है कि वो हमेशा एक ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी होती है, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की पहचान होती है कि वो एक ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी होती है। ठीक है,
क्लियर। ट्रेड डेफिसिट होने से ये नुकसान तो है ही, साथ ही साथ हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व खत्म हो जाएगा और उसके बाद भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम फॉरेन करेंसी के लिए क्या करेंगे, बाहर के देशों से लोन लेंगे और उस लोन को लेके हम अपने इंपोर्ट्स का पेमेंट करेंगे और ये लोन लगातार बढ़ता जाएगा। इस वजह से भी हमारी जो करेंसी होगी उस करेंसी की जो पोजीशन है उसमें कमी आएगी। ठीक है। और हमारे देश की जो क्रेडिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो अगर ज्यादा है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो अगर कम है, तो इसका मतलब है हम कंपेरेटिवली डेवलप्ड हैं। डेवलप कर। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है उसको देख के हम बता सकते हैं कि देश में अगर बेरोजगारी ज्यादा है तो वो कैसी इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है। और अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बहुत ज्यादा कम है या नहीं के बराबर है, तो वो एक इकोनॉमी कैसी है, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये भी इंडिकेटर है। एक बात ध्यान रखिए, केवल किसी एक इंडिकेटर को देख के हम नहीं बता सकते, हमें कई सारे इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, तो उनमें से ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ऐसे ही आय का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर किसी देश में, देखिए आय का वितरण दो प्रकार का होता है, समान वितरण और असमान वितरण, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम में क्या होगा, देश के सभी लोगों में से बहुत ज्यादा अमीर और गरीब का अंतर नहीं होगा, लगभग सबके जो आय होगी वो लगभग बराबर होगी, सबके पास जो संपत्ति होगी वो लगभग बराबर होगी। जबकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है इनकम या वेल्थ के, कि कुछ लोगों के पास जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन होने लगता है, वो लोग बहुत अमीर होते जाते हैं, और जो मेजोरिटी जनसंख्या होती है वो बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन यापन कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो एक देश जिसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, और दूसरा देश जिसमें सभी लोग लगभग बराबर हैं, अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों में ज्यादा डेवलप्ड देश कौन माना जाएगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला। दूसरा वाला जिसमें मतलब सब एक समान से अलग। हाँ। अगर हम इस क्राइटेरिया पे भारत को देखें तो भारत कैसा है? डेवलप नहीं तो है। पहले वाला जिसमें मतलब कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं और हाँ, सारे लगभग गरीब। ठीक है ना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है हर साल, अब तो शायद 3-3 महीने में आने लगी है ना। तो उसमें क्या बताते हैं, उसमें ये बताते हैं कि 1% देश के जो लोग हैं उनके पास देश की बहुत ज्यादा जो है वो वेल्थ है, और बाकी जो लोग हैं उनके पास बहुत कम वेल्थ है, यानी कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक भारत कैसा है? डेवलप्ड नहीं है। नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो इसीलिए तो हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री की जगह पर एक डेवलपिंग नेशन के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था अभी एक कंसेप्ट, इन्फ्लेशन। अगर किसी देश का इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब यह है कि उस देश में चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और अगर कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई जैसे बढ़ने से जनता खुश होती है कि दुखी होती है? बहुत दुखी होती है दुखी सर। होती है। अभी का पाकिस्तान का सिचुएशन देखिए आप लोग, ऐसा अभी शायद आज के ही या कल के न्यूज में या पेपर में था, लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में मरने से अच्छा है कि भारत चले जाओ, है ना। तो इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? जनता दुखी है, जनता को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ दूसरी बात जो ये इंडिकेट करता है वो ये करता है कि देश की सरकार देश की इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रही है, देश की सरकार देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पा रही है, उसके हाथ से जो परिस्थितियां हैं वो निकल चुकी हैं और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक। तो इन्फ्लेशन के रेट को देखकर भी हम बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं डेवलप और नॉन डेवलपमेंट का। क्लियर। ऐसे ही
करेंसी की स्थिति, यानी कि किसी भी देश की जो मुद्रा है उसकी मजबूती अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले कैसी है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उस पर्टिकुलर देश के मुकाबले डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे देश का 80 रुपया लगभग अमेरिका के $1 के बराबर है। तो किस देश की मुद्रा ज्यादा मजबूत है? इसके अमेरिका की। अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की ज्यादा मजबूत है। हमारे जी देश की सर। मुद्रा और बगल में बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुद्रा में हमारे देश का 1 रुपया, पाकिस्तान के शायद 1.5 रुपए, और बांग्लादेश का भी कुछ ₹1.25 के आसपास हमारा है। तो इन दोनों देशों के मुकाबले भारत की जो मुद्रा है वो ज्यादा मजबूत है। तो इन दोनों देशों के यस। मुकाबले इस इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कौन सा देश ज्यादा डेवलप है कंपैरेटिवली दोनों देशों में? भारत सर। भारत, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी देश की करेंसी की मजबूती देख के हम दो देशों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों देशों में कंपैरेटिवली डेवलप्ड कौन सा देश है। यहाँ पर एक बात मैं और फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई एक इंडिकेटर पूरी तस्वीर को साफ नहीं करता, बल्कि हमें कई सारे इंडिकेटर्स के हिसाब से देखना होता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। जितने ज्यादा इंडिकेटर सेटिस्फाई होंगे हम उसके डेवलप होने के निष्कर्ष के समीप उतना मजबूती से पहुंचेंगे। किसी एक इंडिकेटर से हम सही पिक्चर असर्टेन नहीं कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की चीजें थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। एक काम करिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में कम से कम 5 अंतर लिख के भेजिएगा मुझे। ठीक है, लिख लेंगे? यस सर। ठीक है, कोशिश करिएगा लिखने की, नहीं तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो इतना रखते हैं फिर हम लोग, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।